मोहम्मद नज़ीर हसन वासिफ फारूकी अपने आबाई वतन गोपामऊ हरदोई के मकतब से कस्बे के प्राइमरी स्कूल, बरेली के इस्लामिया कॉलेज, हरदोई के गवर्नमेंट हाई स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मंटू सर्किल, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक और डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तक तालीमी मराहिल तय करते हुए सिर्फ 23 बरस की उम्र में सरकारी मुलाजिमत में आ गए। वासिफ फारूकी को शेरी ज़ौक़ अपने वालिद मोहतरम हकीम हाफिज व कारी मोहम्मद नाजिम हुसैन फारूकी से वरसे में मिला, लेकिन इस ज़ौक़ को उनके फितरी शौक़ ने बिस्वा सीतापुर में क़याम के दौरान परे परवाज़ अता किए और खुर्शीद अफसर बिस्वानी ने उनकी रहनुमाई फरमाई। वासिफ फारूकी ने मुशायरों की दुनिया में 1978 में कदम रखा। बरसिलसिले मुलाजिमत बहराइच में 1979 से 2008 तक क़याम मुस्तकिल सुकूनत में बदलते बदलते रह गया। यही वो ज़माना भी है जिसमें बाज़ाब्ता मुशायरों में वासिफ फारूकी की एक पहचान बनी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर उस शहर और हर उस मुल्क में कामयाब मुशायरे पढ़े जहाँ जहाँ उर्दू शायरी पढ़ी और सुनी जाती है। बहैसियत नाज़िम मुशायरा भी वासिफ फारूकी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। वासिफ फारूकी का शेरी सफ़र आज भी पूरी तवानाई के साथ जारी व सारी है। इस दौरान उनके 3 शेरी मजमूए भी मंज़र आम पर आए। नुकूश 1986 में गज़लियात का मजमुआ, निगाह मर्द मोमिन से 1997 में नात का मजमुआ और रेशम गज़लियात का मजमुआ 1914 में मंज़र आम पर आया। वासिफ फारूकी को उनकी शेरी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी एजाज़ात से नवाजा गया। नाज़रीन आदाब, अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आज हम मुलाकात करेंगे बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल शायर और अदीब जनाब वासिफ फारूकी साहब से। वासिफ फारूकी साहब, आपका अवधनामा के प्रोग्राम रूबरू में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खासतौर कि आप तो एक इंजीनियर रहे, इंजीनियरिंग के तालिब इल्म रहे, फिर ये आप शेर और शायरी की तरफ कैसे आ गए, इसके असीर आप कैसे हो गए, किन हालात में, ज़रा सा आपको बताएं नाज़रीन को हमारे। अब ये अगर किसी से कहा जाए कि आप तो पहलवान थे, अब बीमार कैसे हो गए, तो ये तो बिल्कुल गैर फिक्री सवाल है। शायरी और अदब चूँकि मेरा ख़ानदानी सिलसिला है, हमारे बुजुर्गों में कई नस्लों से ये सिलसिला चला, तो आप इसको हेरिडिटरी कह सकते हैं कि ये सिलसिला हेरिडिटरी तौर पर मुंतकिल हुआ है मुझ तक। मेरे वालिद साहब भी शायर थे, मेरे बड़े भाई भी शायर थे, मेरे वालिद साहब के बड़े भाई भी शायर थे, मेरे चचा साहब भी दीवान शायर थे, तो ये सब सिलसिले थे पुराने। हाँ, तो दूसरा कुछ ये था कि यहाँ तालीमी सिलसिला जैसा मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा है बचपन से। मैं क्लास 6 से वहाँ पढ़ा हूँ, तो उसका एक जो वहाँ के माहौल का असर था मेरे ऊपर, उसने भी कुछ मुतासिर किया। बस कुछ लोग ये कहते हैं साहब कि शायरी के लिए इश्क और दिल का टूटना जरूरी है, ऐसा कोई मेरे साथ मामला नहीं हुआ। हाँ। तो सिलसिला कब शुरू हुआ बाकायदा? शायद मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उस जमाने में, तो पैरोडीज का सिलसिला शुरू किया, और उस पैरोडीज में भी ये होता था कि कोई मकबूल फिल्मी गाने हों या कोई बात हो। मुझे वाक़या याद है कि मेरी भांजियों की शादी थी, मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था उस ज़माने में, तो मेरी दूसरी भांजियाँ को मेरी हम उम्र भी थी और साथ भी थी, तो वो कह लें कि तुम रुखसती लिखो। तो मेरे लिए भी बहुत एक अजीब सी बात थी साहब, मुझसे कहा जा रहा है कि आप, और वो एज जिसमें सारे शौक होते हैं कि रुखसती लिखो, तो मैंने कहा तुम धुन बताओ, सीधी सी बात। तो उन्होंने वो एक बड़ी मशहूर रुखसती शकील बदायूनी की लिखी हुई फिल्म मदर इंडिया की, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, वो उन्होंने गाया, वो गाती रही और मैं उसके ऊपर दूसरी पैरोडी बनाता रहा। माशाअल्लाह। तो सबसे पहली तख्लीक जो थी शायरी के सिलसिले की, वो वही रुखसती थी जो लड़कियों ने, और वो अब भी हमारे खानदान में जो शादियाँ होती हैं लड़कियों की, कुछ एक आध मिसरा या कुछ याद है कुछ आपको? अब उसमें वो काफिये वगैरह रदीफ वगैरह के मामला तो मुझे नहीं मालूम कि क्या रहे थे, लेकिन आज होती है रुखसत हमारी बहन, ये था कुछ
सुना सुना तो सा लगता है घर का सहन। आप बताइए, अब आप इस पे एतराज ना कीजिएगा। हम एतराज़ नहीं करेंगे वासिफ भाई, लेकिन ये आपने बताया कि आपने तालिब इल्मी के ज़माने में आपने शायरी शुरू की और बाकायदा जो इब्तिदा की वो एक अपने ख़ानदान में एक रिश्ते शादी के सिलसिले में रुखसती से शुरू की। फिर आप ये आपने शायरी जब शुरू की बाकायदा, जैसे मुशायरों में आपका आना जाना कैसे हुआ, किसी को उस्ताद बनाया नहीं बनाया, या सिर्फ ख़ानदानी असर से? बाद में आया मैं। एक वाक़या और भी है जी। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। इसकी पैरोडी मैंने लिखी थी, वो साहब बड़ी सुपर हुई, और वो भी वही एज थी मेरी उसी जमाने की। अल्लाह सबसे बरतर बाला है दोस्तों, अल्लाह से। हाँ उसने ही हमको दुनिया में पाला है दोस्तों। तो ये पैरोडी जब मैंने हमद के शक्ल में लिखी तो वो हमारे कस्बे में जो शहरी में लाउड स्पीकर पे मस्जिद में हुआ करता, तो उसमें एक मरहूम नज़ीर थे, वो बाकायदा तौर पर साहब उसको उन्होंने गाया और वो बड़ी पसंद की गई, बहुत ज़्यादा पसंद की गई। उसमें कुछ एहतमाम भी था, काफिया सब दुरुस्त थे। उसके बाद जब बाकायदा तौर पर शायरी शुरू हुई तो मेरा जब तालीम का सिलसिला पूरा हुआ तो 1973 में मेरी पोस्टिंग कालागढ़ में हुई, रामगंगा प्रोजेक्ट था उसमें हुई। तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत माहौल शायरी का था, बहुत से शायर थे वहाँ। उसमें राशिद आरफी साहब बड़े एक्टिव थे, वो अब भी हयात हैं लेकिन बेचारे नाबीना हो गए हैं। उनमें और एक अच्छा सा माहौल बना, तो वहाँ बाकायदा तौर पर सिलसिला 73 में शुरू हुआ। लेकिन मैंने पहला मुशायरा, आपको हैरत होगी कि 31 मार्च 1972 को खुद ऑर्गेनाइज किया था अपने कस्बे में, जिसमें प्रोफेसर वलीउल्लाह कंसारी साहब, नहीं गोपामऊ जो मेरा ओरिजिनल आबाई वतन है। तो 31 मार्च 1972 तो प्रोफेसर वलीउल्लाह कंसारी साहब, नाजिर खयामी साहब वगैरह वगैरह, इसमें बड़े आफ्ताब लखनवी साहब, ये सारे लोग उसमें मैंने नहीं बुलाया, बल्कि मैंने मेरे बड़े भाई साहब ने उनको उनसे सबसे कह दिया था ताल्लुकात। तो उसमें एक वाकया ये हुआ था कि उसी दिन मीना कुमारी का इंतकाल हो गया। 72 में। हाँ, तो रेडियो पर जब उसकी खबर आई तो मैंने ही ये खबर, तमाम ये शायर पहुंच चुके थे, मैंने इनको भी दी। उसमें नाजिर खयामी साहब भी थे। तो जब अब उसमें नाजिम कोई नहीं था उस मुशायरे में, तो चूंकि मैं बहुत एक्टिव था थोड़ा सा शायरों के बीच में, नाजिर खयामी साहब का मशवरा ये था कि ये जो है साहबजादे ये कन्वीनर भी हैं और यही इस मुशायरे की निजामत करें खुद, कहेंगे कुछ नहीं, आप शायरों को आप ही बुलाइएगा। तो ये भी साहब मेरे लिए बड़ा नया सा तजुर्बा था कि साहब मैं मुशायरा ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ, और तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने निजामत में क्या किया था, लेकिन वो मुशायरा बड़ा कामयाब हुआ था, बहुत कामयाब। उसमें नाजिर खयामी साहब ने उसी मुशायरे में रात में मीना कुमारी की मौत के सिलसिले का एक बड़ा मशहूर उनका कथा हुआ आलमी सतह पर कि मीना की मौत मेरे लिए तजुर्बा बनी, मीना की मौत मेरे लिए तजुर्बा बनी, नाजिर शराब शेर ने मुझको बचा लिया। तो मीना शराब पीती थी रहती थी सबके साथ, पाकिज़ा बन गई तो खुदा ने उठा लिया। तो ये मेरे ही स्टेज पर उसी दिन का कहा हुआ कथा था, पहली बार उन्होंने वही पढ़ा था। तो ये से अभी ये मुशायरे का सिलसिला यही से शुरू होता है। मुशायरा और शायर और निजामत, एज ए शायर मुशायरे की शिरकत और एज ए नाजिम। देखिए उस वक्त मैं अपने आप को ना तो ये कह सकता हूँ कि मैं शायर था और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने निजामत की। दोनों बातें उस वक्त के एतबार से तो मुनासिब नहीं है कहना, लेकिन ये था कि आगाज़ वहीं से हुआ। ये पहला तजुर्बा था मेरा किसी स्टेज पर बहैसियत शायर शिरकत करने का, और ये जरासीम थे जो रफ्ता रफ्ता आपने शायरी शुरू कर दी थी, क्योंकि आपके यहाँ खानदान में सभी लोग शायर थे, शायरी आपको वरसे में मिली, एक तरह से आपके खून में शायरी है। लेकिन क्या एक सिलसिला होता है उस्ताद शागिर्द का, क्या आपने? उसमें नजम रज़ौलवी साहब थे, उस ज़माने में संदीला में मुकीम थे, और संदीला में मेरा ख़ानदानी सिलसिला था, तो मेरा आना जाना रहता था अक्सर। तो मैं उनसे मुतासिर हुआ, उनकी शराफत, उनकी शख्सियत, दोनों चीज़ों ने बहुत मुतासिर किया मुझे। तो मैंने उनको कुछ गज़लें अपनी बतौर इस्लाह उनकी खिदमत में पेश की। अब नजम साहब में और मेरे ज़माने में जो एरा का डिफरेंस था, अहद का फ़र्क था, उस अहद के एतबार से उनकी ज़बान बिल्कुल रवायती और क्लासिकी ज़बान थी, और मैं जाहिर सी बात है कि इस ज़माने का था, 70s के बाद का। तो उनकी इस्लाहात मेरी मतलब ईमानदारी की बात यह है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि उनकी इस्लाहात से मुझे कोई फैज़ नहीं पहुँचा। फिर मैं सर्विस में आ गया, 73 में वही कालागढ़ से सिलसिला शुरू हुआ। जैसे भी उल्टी सीधी शायरी हम लोग आपस में एक दूसरे से मशवरा करके दुरुस्त किया करते थे। सन 78 में मैं बिस्वा आया। तो बिस्वा की वो शख्सियत बहुत पहले से
मैं उनसे वाकिफ़ था, उनको पढ़ा भी मैंने बहुत था। जो इंतखाब में मैं शेर नोट किया करता था मुख्तलिफ शायरों के, एक डायरी मैंने मेंटेन कर रखी थी, उसमें उनके बहुत सारे शेर मेरे पास महफूज थे, खुर्शीद अफसर बिस्वानी साहब। तो उनसे बिलमुशाफा मेरी मुलाकात 78 में हुई। तो ये लगा मुझे कि साहब ये शख्स जो है ये मेरे लिए बहुत मददगार मेरे लिए साबित होंगे। तो चुनांचे मैंने उनसे गुजारिश की, उन्होंने शागिर्द बनाने के बजाय मुझे दोस्त बना लिया, और उस दोस्ती शागिर्द के तौर पर दोस्ती में मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। अगर मैं सिर्फ उनका शागिर्द रहता तो शायद वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से ना तो उनसे गुफ्तगू हो सकती थी और ना ही अब जहाँ कहीं भी कोई इख्तलाफ होता था मैं उनसे बता देता था कि साहब ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसको मुझे बताइए, बिल्कुल फ्रैंकली। तो वो उसके बाद मैं मुशायरों में बाकायदा तौर पर आ गया था। 78 में से सिलसिला शुरू हो गया था मुशायरों का। तो कई मुशायरे ऐसे हुए जो उनकी निज़ामत में मैंने पढ़े। अच्छा, वो नाजिम भी थे, बहुत अच्छे नाजिम थे। खुर्शीद अफसर साहब बहुत बर्जस्ता निज़ामत करने वाले लोगों में थे, और फिलवदी शेर कहने में तो उनका जवाब ही नहीं था, बहुत बेइंतहा ज़ूदगोई थी उनमें। तो हमेशा वो तारुफ मेरा बहसीत शायर करवाते थे। मैं माइक पे आने के बाद ये कहता था कि अब ये मेरे उस्ताद मोहतरम खुर्शीद अफसर बिस्वानी। उन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ने के बाद भी अक्सर उन्होंने कहा कि ये इनकी बात है कि अब मुझे अपना उस्ताद कहते हैं, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं और बहुत तेज शेर कहने वाले। वहाँ से ये सफ़र आपका शुरू हुआ, लेकिन फिर आप एक नाजिम की हैसियत से भी मशहूर हुए। ये आप निज़ामत की तरफ कैसे आना हुआ? मुझे एक मैं ईमानदारी की बात ये बताऊं कि मुझे निज़ामत में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये आपको हैरत होगी, आज है नहीं, कभी जब मैंने कहा कि मैंने कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो ये निज़ामत उस ज़माने में जो बड़े नाजिम थे वो सारे मौजूद थे, जिसमें मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की शख्सियत थी, जिसमें उमर कुरैशी साहब थे, जिसमें आपके सगलन हैदर साहब थे। ये सारे लोग उस ज़माने में थे। तो इनकी निज़ामतों में मुझे पढ़ने का हुआ, तो मुझे अच्छा लगता था जब ये लोग बोलते थे और तारुफ करवाते थे, अच्छा लगता था। तो मैं सोचता था काश अगर किसी का तारुफ करवाना पड़े तो मैं भी कुछ इसी अंदाज से कुछ बोल सकूं। तो ये एक जज्बा तो था, लेकिन पूरे मुशायरे में सिर्फ शायरों की तारीफ करना और उनका तारुफ करवाना, उससे नुकसानात भी मैंने देखे हैं। जैसे खुर्शीद अफसर बिस्वानी साहब, उनको बहैसियत नाजिम नुकसानात ज़्यादा हुए। वो शायर बहुत बड़े थे, वो तो निज़ामत के वजह से उनको खसारा ये होता था कि वो अपने शेर ही नहीं पढ़ पाते थे। तो ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, कि बहुत से ऐसे मुशायरे हैं जिसमें बहुत अच्छी निज़ामत कही गई मेरी, मैंने खुद नहीं फैसला किया। लोगों ने बताया साहब बड़ी अच्छा, उसमें कुछ शरारतें शोखियाँ अपने मिजाज के एतबार से सब आमेज़िश हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा था वो मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, उसे भी इसमें आपकी निज़ामत का बहुत अहम किरदार है। मैंने कहा मैं तो नाकाम हो गया बहैसियत शायर। आप बहैसियत नाज़िम उस दौर में भी निज़ामत कर रहे थे जब मलिकज़ादा साहब मौजूद थे, अनवर जलालपुरी मौजूद थे, उमर कुरैशी साहब भी थे। अनवर जलालपुरी साहब तो बहुत बाद में आए, वो 77 से उनका सिलसिला शुरू होता है। लेकिन आप जिस जमाने में अनवर जलालपुरी निज़ामत कर रहे थे, आप भी निज़ामत कर रहे थे, तो मलिकज़ादा मंजूर निज़ामत कर रहे थे, आप भी निज़ामत कर रहे थे। तो इन हजरात से आप बहैसियत नाज़िम खुद को कैसे अलग समझते हैं, या आपने उन्हीं की तकलीद की? नहीं, आप तकलीद अगर करता मैं तो कहीं ना कहीं से उनके शेड्स मुझ में ज़रूर आए होते। जी, तकलीद नहीं की मैंने, मैं इंस्पायर तो ज़रूर हुआ उनसे, तहरीक तो मुझे मिली, लेकिन उनके शेड्स कहीं से नहीं है बिल्कुल। तो मेरी निज़ामत में ये है कि कोई एक तो एक बिल्कुल जो बंधा टका एक तरीक़ा होता है नाजिम का, उससे मैं कभी हमेशा लग रहा। बरमहल और बरमौका कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में एक्सटेम्पोर रिप्लाइज जो है, उन्होंने कभी कभी सामईन को बहुत खुश किया। तो ये तो वही सिलसिला मेरा आज भी, अगर मुझे आज भी निज़ामत करनी पड़ती है तो मैं वो ख़वातीन हज़रात से शुरू होकर कोई बात नहीं, मेरा हमेशा ताल्लुक़ उन लोगों से रहा जो सामने मुशायरा सुन रहे हैं। उसकी वजह की बहैसियत नाज़िम मैंने एक बात ये कही कि साहब इसमें जो स्टेज है इस पर चाहे शायर बैठा हो, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे कोई समाजी शख्सियत हो, इनको कोई ना कोई लालच इस स्टेज तक लेके आता है। किसी को शोहरत का लालच होता है, किसी को पैसा का होता है, किसी को अपने खुदनुमाई का मामला होता है। लेकिन ये जो सामने लोग होते हैं उसमें सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती, सैकड़ों लोग फर्श पे बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया अपनी निज़ामत की जो इब्तिदाई गुफ्तगू होती है तमहीदी, उसमें मैंने कहा कि साहब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि अदब और उर्दू ज़बान का ये वक़ार शायरों की बदौलत कायम है या आपकी वजह से कायम है। अच्छा मोड़ आया गुफ्तगू में। आपने बहुत से मुल्कों का दौरा भी किया वसीम भाई, तो
اور اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کے مشاعرے جو ہے اب کل سے کافی مختلف ہو گیا, آج کا مشاعرہ کمرشل ہو گیا ہے. تو آپ نے پورا ایک لمبا دور دیکھا ہے, تو آپ کیا خیال بنتا ہے ان مشاعروں اور آج کے مشاعروں میں کہ یہ جو آج جو مشاعرے ہو رہے ہیں یہ تہذیب کے حوالے سے یا اردو زبان کے حوالے سے کتنے محافظ اور امین ہیں, یا اس سے کچھ نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے, زبان کو تو مشاعروں سے میرا خیال ہے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یہ میرا ذاتی خواہش سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جی جی, زبان سماعتوں تک زندہ رہی مشاعروں کے حوالے سے, لیکن اردو رسم الخط پر جو پچھلے 50 برس میں جو برا وقت آیا ہے رسم الخط پہ, وہ دن بتدریج بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہو رہی, کمی نہیں ہو رہی ہے. اردو بولنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اس زمانے میں. اچھا, اردو بولنے والے, لکھنے والے, لیکن لکھنے اور پڑھنے والے اردو کے کتنے کم ہو چکے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. جو ہماری اسکرپٹ کا جو نقصان ہوا ہے, اسی لیے جو رسائل, جو کتابیں اردو میں چھپتی ہیں, لوگ کہتے ہیں صاحب کہ اس کو ہندی اسکرپٹ میں لائیے تاکہ لوگوں تک پہنچے, ماس تک پہنچ جائے. تو اب ہم ماس تک اردو کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہے ہیں, یہ سب سے بڑی دقت ہے. تو مشاعروں نے اس میں سماعت تک تو اردو کو بہت فائدہ پہنچایا, اور اردو سننے میں بہت اچھی لگتی رہی, لوگوں کو زندہ رہی. لیکن اردو کے فروغ کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ مشاعروں کا کوئی رول نہیں. فروغ نہیں, بقا کا تو مسئلہ ہے, فروغ میں کوئی اہم کردار مشاعروں کا نہیں ہے. اور مشاعرہ ایک تجارتی ادارہ ہے اب فی الحال, اور تجارتی ادارے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جس طرح دکانیں ہوتی ہیں مختلف ایک بازار میں, تو ہر دکاندار اپنی مقدر کو لے کے بیٹھتا ہے صبح, اور ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا ہے اس کا. لیکن اس میں دکان وہی چلتی ہے جس کے رویے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, گاہکوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. تو مشاعروں میں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے صاحب کہ اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑتی. اس مارکیٹنگ کے ہنر سے میں واقف نہیں ہوں, اور یہ اعتراف اس لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے لوگ صاحب ادب سے میں بات کر رہا ہوں, اس لیے مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں. تو اب ویسے کوئی عام آدمی ہوتا تو میں اس میں کہہ دیتا کہ نہیں صاحب. تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی طرح کی کوئی نیٹ ورکنگ اور کسی طرح کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں اپنی طرف توجہ ہی نہیں دی. واصف بھائی کا یہ جملہ تمام تر تجربات کے نچوڑ کی صورت میں سامنے آیا ہے ناظرین, کہ مشاعروں سے اردو زبان خاص طور سے رسم الخط کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, اور اردو کے فروغ میں ان کا رول اتنا نہیں ہے جتنا ان کی بقا میں, اردو زبان کی بقا میں مشاعروں کا رول ہو سکتا ہے یا ہے, لیکن اردو زبان کے فروغ میں یہ ان کا رول مشاعروں کا نہیں, کم از کم آج ادھر جو 10-20 سال کے مشاعرے ہیں اس میں نہیں ہے. واصف بھائی, آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے, آپ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں, آپ نے ملکوں کے اسفار بھی کیے ہیں. تو ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور سے اردو شاعری کے حوالے سے جو آج کا جو موجودہ منظرنامہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک تقابلی نگاہ ڈالیں, ہندوستان میں جو شعراء ہیں بہت اہم منفرد لیول ہے کہ پاکستان میں شاعری ہو رہی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کو تو کئی فائدے ہیں زبان کے سلسلے میں. تو پاکستان میں اردو کی زبان کو نقصان پہنچا ہے. شاعری یقیناً اچھی ہے وہاں, اچھا نقصان, لیکن لفظیات میں جو ہمارے یہاں کے تلفظ ہیں دلی اور لکھنؤ کے خاص طور پر, اس تلفظ سے مختلف رویے ہیں وہاں پنجابیت کا جو ٹون ہے ایک خاص طور پہ, وہ پنجابیت کا ٹون وہاں کی شاعری میں, غزل بہت اچھی کہہ رہے ہیں, نئے شاعر بھی بہت لاجواب کلام کہہ رہے ہیں, لیکن جتنے پرانے شاعر تھے پاکستان کے اس میں تو اکثریت وہ تھی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے وہاں گئی تھی. تو یہ کہنا کہ صاحب پاکستان کی شاعری ہندوستان سے زیادہ بہتر ہے, اس وہ تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. زیادہ تر یہی کے لوگ تھے. اب جو نئی نسل ہے وہاں پاکستان میں, وہ نئی نسل وہاں کے لیے اپنے طور پر ایک نئے زاویوں سے شعر کہہ رہے ہیں, اور ان کے مواد بہت اچھے ہیں, ان کے مضامین بہت اچھے ہیں. اتنے اچھے مضامین سے ہمارے یہاں کا نوجوان شعر نہیں کر رہا ہے. لیکن اس عہد میں ہر عہد میں میرا خیال ہے اپنے عہد کی عکاسیاں ہوئی ہیں, غالب سے لے کر, یہ تو تجربات ہیں مستقل. ہمارے عہد میں اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے نوجوان شاعروں کی, جو نئی نسل آئی ہے, اس سے اگر مقابلہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے کمزور شاعری ہمارے نوجوان نہیں کر رہے ہیں. بالکل نہیں, بہت اچھے اینگل سے شاعری ہو رہی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ نظر ہے, آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت شاعری کر رہے ہیں وہ پاکستان سے قدرے بہتر شاعری ہو رہی ہے, فکر کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے. اچھا, زبان کے اعتبار سے بات کہ وہاں پنجابیت کا ٹون ہے, اور یہاں جو شاعر ہے جو خاص طور سے جو لکھنؤ سے کافی دور جو لوگ ہیں, جیسے پورب میں ہے, ادھر مغرب میں ہے, یہاں جو زبان کے اعتبار سے جو شاعری ہو رہی ہے اس میں کہیں زبان کچھ کمزور ہوئی ہے کیا کل کے مقابلے؟ دیکھیے, علاقائی اثرات تو زبان پہ ہمیشہ رہے ہیں, اور وہ بولنے میں بھی رہے ہیں اور
शेर पढ़ने में भी रहे, शेर कहने में लिखने में नहीं रहे, लिखने में नहीं, लेकिन पढ़ने में अब जैसे अभी हमारे अजमल सुल्तानपुरी साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, आमीन। वो कभी लखनऊ के तौर पर समाअतें या निस्बतें नहीं बोल पाए, वो ते ये नून पर जबर लगाते थे, ताएं। तो यही अनवर जलालपुरी का मामला था। तो अनवर जलालपुरी साहब दिक्कतें कहते थे, दिक्कतें नहीं कह पाए। तो ये जो असरात होते हैं इलाकाई, ये तो बोलने में भी होते हैं। शेर लिखा जाता है तो वो अजमतें लिखा है, लेकिन जब वो पढ़ रहे हैं उसको तो अजमतें पढ़ रहे हैं। तो ये फर्क तो अपनी जगह, ये मलिकज़ादा साहब का भी था, ये मलिकज़ादा साहब क्या कहीं कहीं इत्तेफाक था, कहीं कहीं था। तो ये इलाकाई, लेकिन ये आप यहाँ क्यों नहीं है? अगर मैं ये कहूँ कि मैं अवध का ही एक जुज रहा हूँ, तो उसकी वजह कि हरदोई ज़िला अवध में तो नहीं आता, लेकिन अवध के असरात में आता है। असरात में आता है। और दूसरी बात ये कि अपने घर में जिस ज़बान को मैंने हमेशा सुना, वही ज़बान लेके मैं बड़ा हुआ। उसके बाद अलीगढ़ में मेरी तालीम रही, तो अलीगढ़ में तो ऐसा रहा कि सिलसिला वो तमाम इलाकों के लोग उसमें मौजूद होते थे, ख़राब ज़बान बोलने वाले भी, अच्छी ज़बान बोलने वाले। तो जो ख़राब ज़बान बोलने वाले उस ज़माने में अलीगढ़ में हुआ करते थे, उनकी बाकायदा क्लास ली जाती थी, कहीं भी पकड़ लिया जाता था उनको, सीनियर से पकड़ लेते थे, हाँ, उसके बाद उससे कहते थे हाँ बोलो तुम। तो ये जो ट्रेनिंग थी, इसके भी फायदे में मेरा ख्याल, हाँ, आपको मिले, फायदे मिले, आपको बोलने में भी मिले, लिखने में तो खैर है, लेकिन आपकी ज़बान नहीं, आपकी ज़बान बिल्कुल साफ है। अभी आपने एक लंबा सफ़र सन 78 से बाकायदा आप मुशायरों में आप दाखिल हो गए, और आज बीच में गैप हो गया था बहुत लंबा। अच्छा, एक ज़माने में आपको लोग वासिफ फारूकी के बजाय वासिफ बहराइची, जब हम लोग सुनते थे, जब तालिब इल्म थे, तो हम लोग आपको वासिफ बहराइची के नाम से जानते थे। इसमें क्या राज है? उसकी वजह यह है कि 79 जुलाई में मैं ट्रांसफ़र होकर बहराइच पहुंचा, मैं अपाशी में था। उसके बाद आपको हैरत होगी, शायद मैं किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, चाहे वो PWD हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे आइडिल हो, उसमें मैं वाहिद था जिसने रिकॉर्ड बनाया है कि मैं 30 साल लगातार एक हेडक्वार्टर पर रहा हूँ बहराइच में। मेरे 11 ट्रांसफ़र हुए मजबूरी तौर, लेकिन बहराइच को मुझसे और मुझे बहराइच से जो लगाव हो गया था, तो वो 11 के 11 ट्रांसफ़र हुए। बाद में जब 2008 में मेरा एक ट्रांसफ़र हुआ, तो उसमें मैंने कोशिश की कि न जाऊं, मेरे 3 साल बचे थे मुलाजमत के, तो बहुत कोशिश की मैंने। तो उसमें इस ज़माने में मायावती की सरकार थी, तो इतने ज़्यादा पैसे मुझसे मांग लिए गए बहराइच में रोकने के, कि मैंने कहा यार इस 3 साल के लिए मैं इतने पैसे तो नहीं दे सकता। तो रिश्वतें चलती थी खूब, तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से किसी औरत की वजह से ही निकाले गए थे, और मैं भी जन्नत नुमा बहराइच से एक औरत की वजह से ही निकाला जा रहा हूँ। तो बस ये है कि वो हमारे सूबे की वज़ीर आला थी, और आदम अलैहिस्सलाम बेचारे एक शरीफ आदमी थे। अच्छा, अभी आपने बात की कि उर्दू ज़बान को नुकसान पहुंचा है या कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, तो आज जिस अहद में हम जी रहे हैं, ये सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार हो गया हमारी ज़िंदगी से, बहुत बुरी तरह से जुड़ गया है सोशल मीडिया। हर आदमी मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर। तो उर्दू शायरी और ख़ासतौर से रस्मुल ख़त की जब बात आपने की थी, उस हवाले से अगर आप सोशल मीडिया को देखें, तो आपका क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है इसमें? कुछ देखिए, आप भी फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। सोशल मीडिया के आप भी नाजिर हैं, नाजिर भी हैं, कारी भी हैं, शरीक भी हैं, उसमें दोनों था, सब कुछ है। सोशल मीडिया में जो कुछ लिखा जा रहा है, अगर आपको उससे इत्तेफाक है तो मैं आपकी तायद कर दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बान की सेहत सोशल मीडिया में जितनी ख़राब हुई है, उतनी ख़राब सेहत इससे पहले आमतौर पर नहीं दिखाई देती थी कहीं। रस्मुल ख़त के हवाले से, रस्मुल ख़त के हवाले से भी, और ज़बान जैसे जो लोग अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, उर्दू को रोमन में लिखते हैं, तो वहाँ भी साहब स्पेलिंग जहाँ Z होना चाहिए वहाँ J लिखते हैं। तो जब इतना शऊर नहीं है कि ये उर्दू का लफ्ज़ किस हर्फ से अंग्रेज़ी में आना चाहिए, उर्दू का ये हर्फ, तो जब इतना सलीका ही नहीं है, तो उर्दू के सिलसिले में क्या फ़र्क बताएं हम आपको? कोई अच्छा रोल नहीं है आपकी नज़र में? रस्मुल ख़त के हवाले से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया कुछ दूसरे ज़राए से ज़्यादा कामयाब है। भाई, अगर रस्मुल ख़त में इंसान अपने कलम का इस्तेमाल कर रहा हो, तब तो मैं समझता हूँ कि रस्मुल ख़त में बेहतरी होगी। लेकिन अगर टाइप आप कीबोर्ड पर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें रस्मुल ख़त कहाँ अहम हो जाता है, सिर्फ आपको ये मालूम, उसके बावजूद जो कंपोजिंग की गलतियाँ होती हैं उसमें, वो आप देखिए, महसूस कीजिए उसको।
अच्छा, सोशल मीडिया का कोई अहम रोल नहीं है, खासतौर से जबान को बिगाड़ने में उनका रोल ज्यादा है? ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिगाड़ने में। जी देखिए ये उर्दू की बका और उर्दू की इर्तका, ये दो अलग अलग चीज, दो अलग बेशक, चीज़ें हैं। बेशक। उर्दू की बका को तो कोई खतरा नहीं है मुस्तकबिल में, लेकिन अच्छा। इर्तका पे मुझे शक है है कि हिंदुस्तान में जो हालात हैं वो उर्दू के को इर्तकाई मंजिलों तक ले जाने में कारामद साबित नहीं हो रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू दूसरे मुल्क इर्तिका में कारामद साबित नहीं, इसके पीछे क्या असबाब हैं, हमको मुख्तसर बताएं, आपकी नज़र में क्या असबाब हो सकते हैं? मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ साहब कि अंग्रेज़ों से पहले मुगल्स का यहाँ दौर रहा और तकरीबन हजार बरस का एक ऐसा वक्फा रहा जिस ज़माने में उर्दू ने भी जन्म लिया, हिंदी ने भी जन्म लिया, दोनों ज़बानों ने जन्म लिया। मुगल्स के अहद में हिंदी को बहुत फ़रोग़ मिला। उसकी वजह है कि हिंदी की जो अजीम तख्लीक़ात हैं वो मुग़ल इराक़ी हैं, है ना। उसके बाद साहब उर्दू सरकारी ज़बान भी रही, फ़ारसी सरकारी ज़बान रही, हर मज़हब के लोग उसमें ब्राह्मण ख़ास तौर पर और कायस्थ लोगों ने उर्दू को बहुत अहमियत दी, तो कोई मामला ही नहीं था, सब हर मज़हब की ज़बान थी। लेकिन 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से इस बहुत कम वक्फे में 70-72 साल में जो उर्दू घराने थे उन्होंने अपने घरों से उर्दू को बाहर निकाल दिया, खुद निकाल दिया। अब हमें ये बात कहते शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे बच्चे उर्दू नहीं जानते। हमने उर्दू पर जोर नहीं दिया, हमने ये सोचा, हमसे मुराद ये हम उर्दू वाले, कि हमने ये सोचा कि हमारा बच्चा अंग्रेजी कितनी अच्छी बोल सकता है, उस पर फर्क किया। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि हमारा बच्चा उर्दू का कोई जुमला गलत तो नहीं बोल रहा है। ये अब उर्दू को हमने निकाल दिया अपने घरों से। अब उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकारी सतह पर उसकी, क्या उस ज़माने में जब हिंदी को फ़रोग़ मिला है तो उस ज़माने में उर्दू सरकारी ज़बान थी, सरकारी तौर पे कोई हिंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा था बादशाहत के ज़माने में, लेकिन लोग इश्क करने वाले, जो ज़बान के इश्क करने वाले लोगों ने उन ज़बानों की हिफाजत की, उर्दू वालों ने ऐसा कोई रोल नहीं अदा किया। तो हम शिकायत किस बात की करें? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अच्छा वासिफ भाई, आखिरी सवाल है कि आपने मुलाजिमत से सबूदोशी के बाद आपने लखनऊ को अपना जो वतन सानी चुना, इसके पीछे क्या असबाब, क्या कोई अदबी मामला था कि लखनऊ बहुत इल्म अदब का गहवारा है या कोई और वजह? देखिए लखनऊ से ताल्लुक़ तो मेरा उस ज़माने से रहा जिस ज़माने मेरा बचपना था। बहुत से अज़्ज़ा मेरे ख़ानदान के लोग सब लखनऊ में आबाद थे, हमारा वतन भी लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मेरी नीयत लखनऊ में आबाद होने की नहीं थी। अच्छा, ये नीयत तब्दील हुई उस वजह से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ बहराइच से, तो मेरी बीवी बहराइच में रह गई, बच्चे उस ज़माने मेरे लखनऊ में पढ़ रहे थे। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि अब कैसे क्या मैनेज किया जाए। तो मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, लखनऊ में एक किराए का मकान लेते हैं, वहाँ बच्चों को हॉस्टल से निकाल लीजिए, उनके साथ रहिए, मैं अपने हफ्ते में एक मरतबा आ जाया करूँगा। बहराइच मुझे पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, 250-300 किलोमीटर का फासला हो गया था, तो इसके चक्कर में साहब एक मकान लिया गया। अब एक आसानी बहराइच के मुकाबले में लखनऊ में ये थी कि यहाँ पर 24 घंटे बिजली आती थी उस ज़माने में। यही इस एक आसानी ने बाकी सारी दुश्वारियाँ जितनी थी आने वाली उनसे उनको नज़रअंदाज करवा दिया। और ये हुआ साहब कि अब जब मैं रिटायर होकर आया तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाना है, बहराइच छोड़िए, अब यही। वासिफ भाई लखनऊ इसलिए नहीं आए जैसा कि और लोग लखनऊ में बसने वाले शोरा जो कहते हैं, वासिफ भाई ने बिल्कुल हक गोई से काम लिया। एक आखिरी सवाल ये है वासिफ भाई आपसे कि लखनऊ में आप आए जिससे भी आए, लेकिन लखनऊ का जो माहौल है ये, इसके बारे में ये कहा जाता है कि लखनऊ किसी को जल्दी तस्लीम नहीं करता, लोगों को वो इज्जत और एहतराम नहीं देता जो खातिर खा मिलनी चाहिए। आप भी एक बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शायर हैं, अदीब हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका लखनऊ में आने का इस हवाले से क्या तजुर्बा है? नहीं, आप हम ये चाहेंगे कि आप इस बारे में भी अपनी उसी हक गोई और बाकी से काम लें। तो आप पहले एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए कि आपने लखनऊ में मुझे कुछ हैसियत मेरी तस्लीम की या नहीं की, पहले तो ये बताइए। मैं बात करूँ नहीं, लखनऊ में जो कायदे के लोग हैं जिसमें बहुत मुश्किल सवाल आने की है, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, जहाँ जिन महफिलों में हम जाते हैं, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, वहाँ तो आपको तस्लीम किया जाता है, लेकिन आप अपने खुद को किस निगाह से देखते हैं? देखिए लखनऊ हो या कोई भी दयार हो, वहाँ कोई ज़बरदस्ती अपने आप को तस्लीम नहीं करवा सकता है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। हमारे लखनऊ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लखनऊ तस्लीम नहीं करता है, लखनऊ तस्लीम नहीं करता है। अब ये सिलसिला जो है इसमें अपना कैरेक्टर, अपना किरदार ख़ास तौर पे बहुत अहमियत का हामिल होता है। थोड़ा सा आप
उनकी तरफ झुकिए तो उम्मीद कीजिए कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो मैं तो लखनऊ ये सोच के आया था कि साहब यहाँ बड़े लोग हैं, खूब थे माशाल्लाह, अब भी हैं, अब भी हैं, तो इन बड़े लोगों में रह के जरा सा कुछ जिंदगी दूसरे अंदाज की गुजारी जाए। और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे लखनऊ ने दिया, बहुत ये जो तरीके थे उस जमाने में, अब जो जैसे वो पुराने वाकयात हैं कि उनके साथ लखनऊ ने ऐसा सलूक क्यों किया, हो सकता है कि उनका अपना रवैया रहे हों, उनके अपने किरदार रहे हों। मेरे साथ खुदा का शुक्र ऐसा कोई मामला नहीं था कि लखनऊ इस तरह नज़रअंदाज करता। लखनऊ के अदबी हल्के ने मुझे बहुत पजीराई की मेरी, इसके लिए मैं तमाम अहले लखनऊ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खासतौर पर। चूंकि वक्त हमारे पास कम है नाज़रीन, हम वासिफ फारूकी साहब से बहुत सी बातें करना चाहते थे, बहुत से पहलू हैं ऐसे जो तशना रह गए हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर कभी मुलाकात करेंगे और आपको तफसीली मुलाकात उनसे करेंगे और तमाम वो जब पहलू तशना रह गए हैं उस पर हम चाहेंगे कि वासिफ भाई से इसी तरह से बेबाक गुफ्तगू हो। बहुत आज तक के लिए बहरहाल इतनी गुफ्तगू काफ़ी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वासिफ भाई आपका रूबरू में आपसे, आपने मुझे इतना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और इस तरह की बातचीत की मुझसे, आप मुतमईन हुए मेरी बात से, इस बेबाकी से। ये तो हमारे नाज़रीन आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।